हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज वे में। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट 2022 का, जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो डाला है, जाकर आप उसे इसी चैनल में देख सकते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का भी वीडियो है, अगर आप लोग देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और जो बजट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसी को मैं लाई हूँ, उसी को चर्चा करना है। लेकिन इससे पहले बजट क्या होती है वो जानना ज़रूरी है। बजट किस सबसे उत्पत्ति हुई है वो भी जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैं थोड़ी सी संक्षिप्त रूप भी लाई हूँ इसी को लेकर कि बजट किसे कहते हैं। और बजट का जो आज़ाद भारत जो हमारी हुई थी, भारत जब आज़ाद हुई थी उसके बाद पहला जो बजट हुई थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, तो वो भी मैं लाई हूँ। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं बजट में क्या क्या है। ओके, जैसे कि आपके सामने है बजट। बुल्गा बुल्गा जो होता है लैटिन शब्द, और उसके बाद बॉगेट आया, उसके बाद बोजेट आया, उसके बाद बजट आया। कहने का मतलब है कि बुल्गा शब्द लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है बजट का। और इसकी जो परिभाषा है, एक निश्चित अवधि के लिए संभावित आय और खर्च का ब्यौरा। सिंपल सा है, संभावित आय और खर्च का ब्यौरा जो विवरण होती है इसी एक दस्तावेज के रूप में तैयार होती है, उसी को हम बजट कहते हैं। आगे भी चर्चा है इसका। जैसे कि देखिए, सरकार की आय और व्यय के विवरण एक दस्तावेज है। सरकार के 3 वर्ष की व्यय और आय की लेखा जोखा है। पिछले साल सरकार की आय और व्यय कितनी है, वर्तमान वर्ष में कितनी है, और अगले साल की आय और व्यय कितनी होने की उम्मीद है, वो होती है बजट। अब भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग किया गया। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में बजट कहीं भी नहीं है, लेकिन उसी बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण को रूप में जाना जाता है, जो कि आर्टिकल 112 के तहत है। तो आपको समझ में आ गई है कि सरकार की आय और व्यय के विवरण की एक दस्तावेज होती है, वो सबके सामने लाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि बजट में क्या है और आने वाले जो भविष्य में उसके लिए क्या तैयारी किया गया है। ओके, जैसा कि देखिए, आज़ाद भारत का पहला बजट 1947 26 नवंबर को पेश हुआ और आर के सनमुखम चेट्टी ने इस बजट को पेश किया। बजट की खासियत है, थोड़ी बहुत खासियत मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, वो भी देख लीजिए। 171.1 करोड़ की आय और 197.3 करोड़ के रुपए के कुल खर्च का अनुमान लगाया गया था उस समय। बजट में 92 करोड़ यानी 46% रकम डिफेंस सेक्टर में दी गई थी। कहने का मतलब है कि 46% जो खर्च होती थी वो डिफेंस लाइन में खर्च होती थी। सूती कपड़ों और 3% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का इकलौता टैक्स प्रपोजल रखा गया था, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने के लिए। देखिए, बजट की खासियत और भी है। इस बजट में इनकम टैक्स की 30% से घटा के 25% कर दिया गया था। उस वक्त इनकम टैक्स, इस वक्त 1.21 मतलब 1.21 लाख से ज़्यादा इनकम पर करीब 55% टैक्स लगता था। उस वक्त कितना टैक्स लगता था? 55%। सोच लीजिए, उस वक्त इनकम टैक्स की अधिकतम दर 78% रखा गया था। तो उस वक्त 78% रखा गया था। तो ये देख लीजिए, अधिकतम कितना टैक्स लिया जाता था? तो 78%। और आगे है द ब्लैक बजट। ब्लैक बजट क्या है? 1973 में 28 फरवरी को पेश हुआ और यह यशवंत राव चौहान ने पेश किया। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंडियन कॉरपोरेशन और कोयले की खदानों के राष्ट्रीयकरण करने के लिए 56 करोड़ जारी किया। और इसका असर कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के चलते ही देश के कोयला उत्पादन का व्यापक बढ़ोतरी देखने को मिली और ग्रोथ का इंजन पूरी हुआ। इसलिए इस बजट को द ब्लैक बजट कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो ये बजट लाया था वो कोयला से रिलेटेड, कोयला को जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो उससे क्या हुआ कि कोयला से रिलेटेड व्यापक बढ़ोतरी देखने को मिली। ओके, इसको द ब्लैक बजट इसी से संबंधित है। उदारीकरण वाला भी बजट है। उदारीकरण बजट तो सिंपल है, आप लोग सब जानते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कब आया? 1991 में। 191 24 जुलाई को पेश हुआ और डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसे पेश किया गया। इस बजट में विशेष कदम उठाया गया। क्या उठाया गया था? आयात निर्यात के नियमों को आसान बनाया और लाइसेंस राज की समाप्ति हुई। विदेशी कंपनी के लिए बड़ी सेक्टर खोले और बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए। इसी का प्रभाव से, जो ये कदम उठाया, इसी के प्रभाव से देश में हुआ आर्थिक उदारीकरण। कहने का मतलब आर्थिक उदारीकरण शुरू हो गया और भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे तेज ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई। ये निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण मॉडल आने के बाद हमारे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। ये इसका मतलब ये हुआ। थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस इसलिए मैं लाई हूँ। जीएसटी आने के बाद पहला बजट 1 फरवरी 2018 को पेश हुआ और अरुण जेटली के द्वारा इसे पेश किया गया। ठीक है, आपको पता है अरुण जेटली 1 फरवरी 2018 को जो पेश किया वो जीएसटी के बाद। जीएसटी आने के बाद जो विशेष कदम उठाई गई थी, जुलाई 2017 के गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स एंड जीएसटी आने के बाद तमाम तरह का अप्रत्यक्ष कर, तमाम स्लैब
हटने से अस्पष्टता आई। ठीक है, और वस्तु को महंगे और सस्ते भी हुए, और इस बजट से अर्थव्यवस्था को फायदा भी मिला। कहने का मतलब है कि कुछ महंगे भी हुए तो कुछ सस्ते भी हुए। ओके, देखिए तो उतना संक्षिप्त था, उसके बारे जानना भी बहुत ज़रूरी था कि पहला बजट आया, कितना खर्च हुआ, किसने लाया, कब शुरू हुआ, ये सब इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको इंक्लूड कर दिया। अब जो मेन है केंद्रीय बजट 2022 में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो ये जानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो बजट 2022 का पेश किए हैं, आज़ाद भारत का ना 92वां बजट है, आज़ाद भारत का ये 92वां बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 10वां बजट होगा, नरेंद्र मोदी जी का। अब पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का यह चौथा बजट होगा। 2021 से डिजिटल बजट की शुरुआत हुई, जो कि निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया, और उन्होंने इस बजट को 91 मिनट का भाषण दिए। ये इस सब चीज़ों के लिए इसलिए दिए कि इस सब जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है वो एग्जामिनेशन आने में चांसेस होती है कि आज़ाद भारत के पास कितना बजट है, 2022 का जो बजट है कितना बजट हुई है, नरेंद्र मोदी की कार्यकाल का ये बजट कौन सा है, फिर निर्मला जी सीतारमण जी जो बजट लाए कौन सा बजट लाए, कितने का, कितना वाली चौथा बजट है कि तीसरा बजट दूसरा बजट है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया। बढ़िया से आप इसे देख ले, बढ़िया से पढ़ ले। अब इनकम टैक्स आगे क्या क्या हुई है इसके बारे में मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट फैक्ट लाई हूँ, और आप लोगों के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है वही। अगले वित्त वर्ष डिजिटल रुपया नामक एक मुद्रा जो रिजर्व बैंक के द्वारा डिजिटल रूप से जारी किया जाएगा, और इसे भौतिक मुद्रा के साथ बदला जा सकेगा ताकि डिजिटल होगा, डिजिटल अर्थव्यवस्था का बढ़ावा मिले। ओके, ये टैक्स फ्री इनकम की दायरा नहीं बढ़ाया गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, और आईटीआई की गड़बड़ी 2 साल के भीतर सुधार सकेंगे। जो आईटीआई में इसको कुछ गड़बड़ी हुई है उसे 2 साल का समय मिला है उसको सुधारने के लिए। क्रिप्टो करेंसी, देखिए इस बार नया चीज़ हुई है बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और डिजिटल तो होना ही है, डिजिटल मुद्रा। अब हम लोग को डिजिटल पैसे जो होते हैं, कागज़ के जो पैसे होते हैं पकड़ने का, जो अब ये पकड़ा नहीं जा सकता, ये जो डिजिटल मुद्रा होंगे इसे टच नहीं कर सकते हैं। ओके, ये ई मुद्रा होगा, डिजिटल मुद्रा होगा, ठीक है ना। अब डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया का नाम से आएगी, आरबीआई जो निकालेंगे अब जो मुद्रा वो डिजिटल रुपया नाम से आएगी अगले वर्ष के लिए, अगले वर्ष होगा ये सब। अब ये देख ली, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल संपत्ति को आज 30% टैक्स किया गया है, ठीक है ना। खरीद और बिक्री पर 1% टीडीएस दिया जाएगा, उसकी खरीद और बिक्री पर 1% टीडीएस दिया जाएगा, और 30% टैक्स किया गया। इसमें लॉटरी और गेम शो 100 से जीती हुई। ओके, तो देखें लॉन्ग क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल संपत्ति का जो आज 30% टैक्स बढ़ाया गया है, 30% टैक्स अब देना पड़ेगा इनको, और खरीद और बिक्री में 1% टीडीएस लगेगा। इसमें लॉटरी और गेम शो से जीती हुई जो राशि है लगाए जाने वाला दर के बराबर भी होगी। कहने का मतलब उसमें भी 30% होगी, उसमें भी 30% टैक्स लगेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं होगा। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता था, आगे भी यह टैक्स लगेगा, लेकिन ये सरचार्ज है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगने वाला जो सरचार्ज थे वो 10% से लेकर 37% तक सरचार्ज लगाया जाता था, अब वो 15% कर दिया। डायरेक्टली कितना कर दिया गया, तो 15% कर दिया गया। ओके, इतना तो समझ में आ गया। इनकम टैक्स से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगली देख लेते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल से रिलेटेड है। इसी साल 5G स्पेक्ट्रम की स्कीम लाई जाएगी ताकि सभी गांव और लोगों को इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित हो। ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में किफ़ायती ब्रॉडबैंड मोबाइल सेवा प्रसार बढ़ाया जाएगा ताकि शहरी उपभोक्ताओं की तरह भी सेवा संचार सुविधा और डिजिटल संसाधन तक का सुविधा मिल सके। और इस मिशन को पूरा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का टेंडर अगले वित्त वर्ष भारत ने प्रोजेक्ट के जरिए पीपीपी मॉडल को दिया जाएगा। इस परियोजना का वर्ष 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। देख लीजिए ये किस मॉडल के तहत, पीपीपी मॉडल के तहत इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा, और कब तक, 2025 तक पूरे गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की बात कही गई है। एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिकों को बढ़ावा मिलेगा। कॉमिक को इस सेक्टर में से रोजगार की अधिक संभावनाएं हैं। घरेलू क्षमता के तेजी से निर्माण करने के लिए उद्यम, ई श्रम, राष्ट्रीय कैरियर सेवाएं और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा, उनकी दायरा भी बढ़ा जाएगा।
देख लीजिए, उनकी दायरा भी बढ़ाया जाएगा और ई श्रम राष्ट्रीय कैरियर सेवाएं असीम पोर्टल जो है उसको आपस में जोड़ा जाएगा, क्योंकि उससे घरेलू क्षमता तेजी आएगी। आम लोगों के बेहतर सुविधा के लिए वित्त वर्ष 2022 तारीख को पासपोर्ट 2022 वर्ष 2022 में ई पासपोर्ट, यहाँ ई होगा ना चाहिए, ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। पासपोर्ट इवेंटेड चिप और फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें यात्री पूरी जानकारी होगी और इसमें बायोमेट्रिक डाटा भी शामिल होगा और इससे विदेश यात्रा और आसान हो जाएगी। मतलब ई पासपोर्ट अगले साल जारी किए जाएंगे। ओके, ई चार्जिंग स्टेशन की जगह पर बैटरी अदला बदली किया जाएंगे। अब ई चार्जिंग स्टेशन बनेगा जगह जगह पर और उस जगह पे जाके अपने वाहन को क्या करेंगे, बैटरी को निकाल कर अदला बदली कर लेंगे। जो फुल चार्ज होते हैं उसे रख लेंगे और ये जो बैटरी के उसे लगा देंगे। ई वाहन का बढ़ावा मिलेगा और उपयोग करने का आसान भी हो सकेंगे। ये हो गया आपका, ताकि इसकी पर्यावरण से जो अभी समस्या आ रही है वो थोड़ी बहुत काफ़ी इससे कुछ हद तक दूर हो जाए। डाटा सेंटर और ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावा देने की योजना भी है। नेशनल हाईवे को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिससे 60 किलोमीटर के 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए टेंडर दिया गया। ये इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो थी वो सब बातें यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया आपकी भाषा में, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिकल से रिलेटेड है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किए जाएंगे। कोरोना इसमें मेंटल हेल्थ असर पर फोकस किया गया है, इसके लिए टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लागू किए जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि मानसिक बीमारियों की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर संचार या वीडियो कॉन्फ्रेंस की तकनीकों का उपयोग करना ही टेली मेंटल हेल्थ है। टेली मेंटल हेल्थ क्या है, ये मैंने बता दिया कि मानसिक बीमारियों की स्थिति को जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से दूर संचार और वीडियो कॉन्फ्रेंस की तकनीकों का उपयोग करेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे, और ये टेली साइकोलॉजी के रूप में भी जाना जाएगा। ओके, और इसके लिए है 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर खोला जाएगा। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र 86,200.65 करोड़ आवंटन किया गया। याद रखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना किया गया, 86,000। उस पॉइंट कभी कभी पूछा जा सकता है सब। 2021-22 में आवंटन की तुलना में 16% अधिक है, मतलब इस बार अधिक किया गया। इसी आवंटन के रुपये में 83,000 करोड़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का आवंटन किया गया है। 83,000 रुपया किसको आवंटन किया गया है इसी में, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का आवंटन किया गया, जिसमें 70,000 करोड़ पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा। अब इसके तहत जो 83,000 मिला है इनको, उसके 70,000 करोड़ पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर किए जाएंगे खर्च। अब बाकी जो 3200 करोड़ रुपया बची है वो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को दिया जाएगा। कहने का मतलब, इसलिए मैंने डिटेल्स दे दिया कि आपको जहाँ तहाँ खोजना नहीं है, पूरी डिटेल्स मेडिकल से रिलेटेड जो उन्होंने बताया है उसकी पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ दे दिया है। ओके, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नया प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया जाएगा। खुले प्लेटफॉर्म की तरह होगी, जिसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटल पंजीयन, विशिष्ट पहचान, संयुक्त फ्रेमवर्क भी शामिल होगा। कहने का मतलब कि अब विशिष्ट पहचान के लिए डिजिटल रूप से यूज किया जाएगा, स्वास्थ्य सुविधा दिया जाएगा, सब कुछ डिजिटल किया जा रहा है। जब ई पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं, डिजिटल करेंसी लाया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी से बताया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो बेनिफिट है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि डिजिटल मिशन के तहत अब नया प्लेटफॉर्म शुभारंभ किया जाए, जो कि खुले प्लेटफॉर्म की तरह होंगी, जहाँ पर सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वो भी डिजिटल उनकी जो विशिष्ट पहचान होगी वो भी डिजिटल। ओके, नेक्स्ट रोजगार एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या है उन्होंने 5 साल में 60 लाख नौकरियों को जनरेट की जाएगी, अच्छी बात है। 14 PLI स्कीम लाई जाएगी, 14 PLI स्कीम लाई जाएगी, छात्र PLI स्कीम लाई जाएगी। PLI 30 लाख रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। ओके, ये जो PLI स्कीम है इससे क्या मिलेगा, 30 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। आत्मनिर्भर भारत की तहत 16 लाख नौकरियां भी दी जाएगी। ड्रोन AS एंड सर्विस नामक स्टार्टअप मिलेगा बढ़ावा लोगों को, इसकी स्टार्टअप लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ड्रोन से जितने भी सारे फैसिलिटीज उसको पूरा किया जाए, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे सामान प्रोडक्ट को लाने में देने में हो। ओके, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर लाइवलीहुड ई पोर्टल का शुरुआत किया जाएगा। इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना होगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कौशल का विकास करना है, ताकि रोजगार और उद्यमिता परक अवसर को लाभ प्राप्त कर सके।
ओके, डिजिटल इकोसिस्टम के फॉर लाइवलीहुड ई पोर्टल, इसका नाम ई पोर्टल, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। इस पोर्टल क्यों क्यों लाया जा रहा है, ताकि ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से जो कौशल विकास करना, उसको रोजगार और उद्यमता का अवसर, उसको लाभ मिल सके, उनकी जो स्किल है उसकी एबिलिटी पे उन्हें रोजगार मिल सके। ओके, नेक्स्ट, डिजिटल सर्विस, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। एमएसपी को 2.37 लाख करोड़ सीधे किसानों के खाते में भेजे जाएंगे और 1.60 करोड़ किसानों को मिलेगा एमएसपी पर लाभ। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। लगभग 76 देशों ने यूएन के साथ 2022-23 तक का मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज का मतलब ही होता है ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ और कोद और कुटकी। इसका मतलब मैंने बता दिया मोटे अनाज का मतलब। ओके, ये इन्होंने पहले 76 देशों के उन्होंने पहले 76 देशों तो मैंने बता दिया मोटे अनाज का मतलब क्या होता है, ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, कोदो और कुटकी। ऑलरेडी 76 देशों को जो यूएन के साथ 2022 तक जो उनको बैठक हुई थी, उसमें मोटा अनाज वर्ष ऑलरेडी घोषित किया गया था 76 देश में। ओके, नेक्स्ट है, गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा देगा, ताकि केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती को बढ़ावा हो। तिलहन आयात में निर्भरता कम करने के लिए तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समग्र योजना की घोषणा किया गया है। ओके, तिलहन आयात है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, उसे कम करना होगा, इसलिए तिलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों को अपनी कृषि विश्वविद्यालय सिलेबस में संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वो ऑर्गेनिक, जीरो बजट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, आधुनिक कृषि मूल्य संवर्धन और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे और उसी हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग इन एजुकेशन मिलेगी। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर फार्मर, किसान से संबंधित है। और खेती की ज़मीन के दस्तावेज अब डिजिटलीकरण करेगा। डिजिटल करने के लिए फोकस ज़्यादा किया है सरकार, इसलिए अब खेती की ज़मीन का भी जो दस्तावेज होगा किसानों का, वो डिजिटलीकरण किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बात। और अगर नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके भी आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। बैंकिंग, देश की 75 जिले, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे। 1.5 मतलब 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस का मूल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेगा। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेगा। पोस्ट ऑफिस अकाउंट से ट्रांजेक्शन आसान होगा। ट्रांजेक्शन, पोस्ट ऑफिस में एटीएम स्थापित कराए जाएंगे। आरबीआई इसी वर्ष में अपनी डिजिटल मुद्रा एनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, जिसके नाम से डिजिटल रुपया होगा। ये तो मैंने पहले भी आपको मेंशन किया है, लेकिन ये बैंकिंग था इसलिए मैंने इसको भी लिया है। भौतिक मुद्रा में साथ बदला जा सकेगा और इसी डिजिटल मुद्रा को डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ओके, राज्यों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए 1-1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद मिलेगी और कुल खर्च इसमें बैंकिंग क्षेत्र में कितना है तो 37.7 लाख करोड़ हुआ है, इस पे होगा और ये दिया जाएगा। बैंकिंग के क्षेत्र में कितना खर्च हुआ तो 37.7 लाख करोड़ रुपया, और इसे सरकार भी देंगे। चलिए नेक्स्ट, रेलवे, अगले 3 वर्षों को 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएगी। 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन स्कीम लाई जाएगी ताकि स्थानीय व्यवसायों को जरूरी मदद मिल सके। और रेलवे छोटे किसानों के एमएसएमई के लिए नए उत्पाद को विकसित करेगा ताकि स्टेशन पे ब्रांडेड उत्पाद और माल बेचने के नियम हो, ऐसे धांधली कम किया जा सके। 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन, हर जगह पे 1 वेजिटेबल 1 डिस्ट्रिक्ट, ऐसा 1 नेशन 1 राशन, ऐसे करके तो योजना लाई जा रही है। तो ये भी स्कीम लाई गई है रेलवे के लिए 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा मिलेगी स्थानीय लोगों को। 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क रक्षा कवच के नाम से अंतर्गत लाया जाएगा। एक योजना है रक्षा कवच, उसके अंतर्गत 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क फैलाया जाएगा ताकि रेल यात्रा सुरक्षित होगी। अगले 3 वर्षों में पीएम गति टर्मिनल बनेंगे ताकि लॉजिस्टिक व्यवस्था बेहतर हो सके। रेलवे का पूंजीगत व्यय 2,40,00,000 करोड़ है और इन्हें 140,367.13 करोड़ रुपये मिले हैं। कहने का मतलब इतना करोड़ रुपये रेलवे को मिला है। ओके, इसलिए मैं इसको मेंशन करते जा रही हूँ। बैंक से रिलेटेड जो था वो भी इतना मिला। कुल खर्च कितना होगा 37, जो कि सरकार देंगे, इसलिए मैंने इसको बोला। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, डिफेंस सेक्टर में क्या दिया है बताया गया है। आत्मनिर्भरता में जो इस साल के रक्षा बजट पे 1.16 करोड़ रुपये, जो कि पिछले साल से 9.8% ज़्यादा है। 68% रक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे, जिसमें 68% रक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे और नई हथियार, विमान, युद्धपोत, रक्षा के साजो सामान के लिए खरीद के लिए
152,369 करोड़ मिला है। कहने का मतलब इतने रुपए मिला है, किस लिए? तो वो डिफेंस सेक्टर, हालांकि पहले से कुछ इसमें नो चेंज हुआ है, पहले जितना मिला था उतना ही अभी भी मिला है, जिससे अच्छा, लेकिन इससे ज़्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, इस पर कम मिला है, मतलब पहले जैसे ही मिला है, इसमें चेंजेज नहीं हुआ है। ओके, जबकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट पेंशन के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये मिले हैं रिटायरमेंट पेंशन के लिए। जो आर्मी से डिफेंस सेक्टर में जो रिटायरमेंट हुई है उनके पेंशन के लिए इतना करोड़ रुपया बजट में दिया गया है। ठीक है ना? ओके। एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा, एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। विश्वविद्यालयों में स्थानीय भाषा में आईसीटी फॉर्मेट पर मिलेगी शिक्षा। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पढ़ाई का नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री विद्या स्कीम के तहत फ्री चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए गए हैं, और उन 200 टीवी चैनलों पर 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम होंगे। 750 वर्चुअल प्रयोगशाला विज्ञान और गणित के लिए स्थापित होगी। 75 स्किलिंग लैब्स का समकालीन शिक्षण परिवेश के लिए होगी स्थापना। 5 शैक्षिक संस्थाओं को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित किया जाएगा, और इसके लिए 25,000 करोड़ का विशेष फंड भी दिया जाएगा। ओके। डिजिटल एजुकेशन बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट बनाई जाएगी, और इसके लिए बेहतर शिक्षक तैयार किए जाएंगे। युवाओं को कुशल और फिर से दोबारा कुशल बनाने के डिजिटल देश की पोर्टल को भी लॉन्च किया जाएगा। डिजिटल का देश का पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ओके, ये पोर्टल क्या है? डिजिटल देश नामक। शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित बजट कितना होगा? तो देख लीजिए, 1.04 लाख करोड़ रुपये दिया गया है पिछले वर्ष से। 11.86%, मतलब 11.86% ज़्यादा है, और 1.4 लाख करोड़ रुपये मिला है। ई लर्निंग के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जिन्होंने मतलब एजुकेशन सेक्टर पे जो जो बात बताया है वो मैं अपनी जो सिंपल भाषा है वो मैं समझा दी। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐड कर दिया, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके। महिला सशक्तिकरण, सक्षम आंगनवाड़ी योजना की मदद से नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी को बेहतर बुनियादी के लिए ऑडियो विजुअल मदद मुहैया कराई जाएगी। सक्षम आंगनवाड़ी योजना के तहत 2 लाख आंगनवाड़ी का समावेशन कर हाईटेक बनाया जाएगा, क्योंकि सक्षम आंगनवाड़ी नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय 25,172 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। मिशन शक्ति वात्सल्य तहत महिलाओं और माताओं को लाभ मिलेगा। रत्न पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है। और कट और पॉलिश डायमंड का जो जेम स्टोन पर आयात शुल्क कितना है? तो 7.5% घटाकर 5% कर दिया गया है, ताकि ई कॉमर्स के जरिए आभूषणों को निर्यात भी बढ़े, और पॉलिश किए गए जो हीरे होंगे वो सस्ते होंगे। कहने का मतलब है कि रत्नों में जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम कर दिया गया है। ओके। और जो पॉलिश डायमंड से रिलेटेड है वो थोड़ी सी सस्ते होंगे, हीरे सस्ते होंगे। और इससे क्या होगा कि ये सब जो योजना लाई जा रही है, ताकि ई कॉमर्स जो आभूषण है भारत से वो निर्यात हो सके। क्या हो सके? निर्यात हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। ओके। एमएसएमई का एवं उद्योग, उससे रिलेटेड क्या क्या बात हुई है? सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। एमएसएमई के लिए अगले 5 साल में 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उद्योग के लिए 5.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपये प्रावधान हो गए, ताकि निवेशकों की क्षमता को मदद मिल सके। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? 18% से घटा के 15% कर दिया गया। तो आप देख लीजिए, इतने सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है एमएसएमई इसमें। और अगला देख लेते क्या है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम से भारत की सफलता को देखते हुए खेल की बजट बढ़ाया है। इसलिए भी तो वर्ष 2022 की बैच के लिए खेल बजट को कोई 3,062 करोड़ से 60 लाख आवंटित किए गए हैं करोड़। ओके, 60 लाख जो करोड़ थे, 3,062 करोड़ 60 लाख, 3,062 करोड़ 60 लाख आवंटित किए गए हैं। ओके, लाख करोड़। और खेलो इंडिया, यहाँ थोड़ा सी करोड़ साइड हो गई है, उसे नहीं है। खेलो इंडिया क्या है? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम में 657 करोड़ 71 लाख रुपये के आवंटित से बढ़ाकर 974 करोड़ रुपया दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इसको मैं बता रही हूँ आंकड़ा कि ये सब कभी कभी पूछा जा सकता है कि खेल में, स्पोर्ट्स में कितना दिया गया है। इस वर्ष ओलंपिक पैरा ओलंपिक लेकर इस वर्ष सरकार कितना खर्च करने का अनुमान लगाया गया है, कितना खर्च करेंगे। ओके, खिलाड़ियों को कुछ प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। खिलाड़ियों को कुल प्रोत्साहन और पुरस्कार राशि भी इजाफा किया गया, जो 345 करोड़ थी वो 357 करोड़ रुपया हो गई है। इसलिए ये सब मेंशन किया गया, जो कि बताया गया बजट में, इसलिए मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए। जीएसटी एंड जीडीपी, वित्तीय वर्ष 2021-22 के जीडीपी विकास दर देख लीजिए, 9.27 की दर से बढ़ने का अनुमान है।
अगले वर्ष 2022-23 के जीडीपी विकास दर के बढ़ने का अनुमान 8 से लेकर 8.5% तक है। वैक्सीनेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। बिल्कुल, इस बार जीएसटी कलेक्शन दिसंबर 2021 का अपेक्षा जानकारी 2022 में 1,40,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। आप देख लीजिए, इसलिए मैं अलग अलग करके पर्टिकुलर मैं बना के लाई हूँ कॉलम, ताकि आप लोगों को पढ़ने में और समझने में सुविधा मिल सके। और अगर इसको आप नोट से बना कर रख सके तो रख सकते हैं, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ बनाकर मैं डाल दूँगी टेलीग्राम में। अभी तक से मैं डाली नहीं हूँ, इकोनॉमिक सर्वे का भी नहीं डाली हूँ, और जीएसटी इससे बजट से रिलेटेड तो मैं डाल दूँगी, दोनों को डाल दूँगी मैं। ओके, आवास एवं मकान, गरीबों के लिए 48,000 करोड़ से लेकर 8 लाख घर बनेंगे। जो 48,000 करोड़ मिले हैं, उससे क्या होगा, 8 लाख घर बनेंगे। शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री योजना का बढ़ावा मिलेगा। बस ये है, इतना है। लेकिन इससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट है जो कि मैं बताना देखिए, ये मैं कुछ लाई हूँ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कुछ चार्ट, जिससे आप लोगों को सुविधा मिलेगी। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर इकोनॉमिक्स अगर आप लोग पढ़ते हैं और अगर जानना है कुछ किसी भी चीज़ को इकोनॉमी से रिलेटेड, तो ये सबसे पहले तो इसे जानना ज़रूरी है। ये अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, हम इसको इंक्लूड भी कर दिए हैं। तो क्या है ये, पैसा कहाँ से आता है? तो पैसा कहाँ से आता है, तो यहाँ पर क्या है, उधार कर्ज। ये ग्राफ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा साइड में, लेकिन ये जो इसका ग्राफ है कुछ ज़्यादा। तो पिंक वाला क्या है, तो देख लीजिए 35 पैसा। उधार कर्ज जो है 35 पैसा। कारपोरेशन टैक्स जो होती है वो 15 पैसा। इनकम टैक्स जो होती है वो 15 पैसा। सीमा शुल्क जो होती है 5 पैसा में 5 पैसा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क होती है 7 पैसा, और जीएसटी होती है 16 पैसा। शुल्क राजस्व होती है 5 पैसा। पूंजी प्राप्ति है 2 पैसा। कहने का मतलब ये सब आता है। उधार कर्ज जो दिए वहाँ से 35 पैसा आता है सरकार के पास। कॉर्पोरेशन टैक्स 15 पैसा आता है। इनकम टैक्स 15 पैसा आता है। सीमा शुल्क 5 पैसा आता है। इतने सारे पैसे आते हैं सरकार को, ठीक है ना। और ये पैसा आते हैं तो पैसा जाते भी हैं, तो कहाँ जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट, पैसा कहाँ जाता है, ये है उसका चार्ट और ये है उसका ब्यौरा। कर्ज की ब्याज को चुकाने में 20% होती है। केंद्रीय विभाग की योजना के 13% होती है। सब्सिडी में 8% दिया जाता है। रक्षा क्षेत्र में सरकार कितना खर्च करते हैं, 8%। राज्य के आवंटन करने में 17%। पेंशन के 4%। केंद्रीय आयोजित राज्य के साथ योजना 9%। वित्तीय आयोग और अन्य में 10%। सरकार का अन्य खर्च में 11%। इतना खर्च होता है। ओके, इतना खर्च होता है। तो कहने का मतलब सरकार का पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है। कुछ मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा, कि जैसे कि इंटरेस्ट में इतना पैसा दिखाया। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको आगे कुछ मेंशन भी कर दी हूँ, बट मैं इसको थोड़ा बहुत समझा दे रही हूँ कि इंटरेस्ट में इतना पैसा जा रहा है, 9,40,000 आपको ट्रांसफ़र हो रही है स्टेट में, 3,34,000। इस तरह करके सरकार के पास जा रही है टोटल, ठीक है ना। धीरे धीरे के सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फूड सिक्योरिटी में कितना दिया गया है, तो 2.4, क्योंकि पहले से बहुत कम दिया गया है, माइनस में है। अब इसमें कितना आपको मिला है, तो 2.0 ये 0.073 पॉइंट। तो इसमें देखिए, इसमें भी माइनस है, पहले से कुछ कम है। प्रॉफिट है, हालांकि दिख नहीं रहा है अच्छा से, क्योंकि मैं इसको आपको सामने लाई हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना। इसको समझाना है तो अगर हम इस तरीके से समझा सकते हैं। ओके, ये ब्याज है, देखिए कितना भी गया है, ब्याज प्लस गया है, ब्याज में मिला है इनको। और हाउस में कितना, हाउस अफेयर से देखिए कितना खर्च हो रहा है, इतना उन्होंने खर्च किया। फर्टिलाइजर सब्सिडी में कितना दिया है उन्होंने, इतना दिया। फूड यूटिलिटी से कितना दिया है, तो ब्याज भी प्लस, ब्याज जो जा रहा है प्लस है। कहने का मतलब है कि उन्होंने ब्याज, इंटरेस्ट ज़्यादा भर रहे हैं, वो जितना खर्च हो रहा है मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा भर रहे हैं, इसलिए इस बार पिछले बार से जितना अपेक्षा इस बार इंटरेस्ट सरकार को ज़्यादा भरनी पड़ी है। ओके, इसलिए प्लस है। रूरल डेवलपमेंट तो माइनस में है, तो पिछले साल की अपेक्षा उस पर कम दिया गया है। डिफेंस में नो चेंज हुआ है, जो कि हम बताए हैं। टैक्स में माइनस में गया है, पिछले बार से अपेक्षा इस बार कम हुआ है। अन्य में देखिए इतना। कॉमर्स इंडस्ट्री में, करने मतलब इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना नहीं है, सब चीज़ पूछा नहीं जाता है, मैं समझाने के लिए लाई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और इससे रिलेटेड आप देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, 7.5 लाख रुपये। पिछले बार से ज़्यादा, 35% से ज़्यादा, लगभग पिछले बार 4.5 लाख रुपये लगभग था, लेकिन इस बार 35% ज़्यादा किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, 7.5 लाख रुपये। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या थे, 22.8 लाख रुपये। सरकार के पास कितना है,
22.8 लाख रुपया आए सभी जगह से, बट एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ा सरकार को, 39.45। खाली आमदनी कम हुई और खर्चा ज़्यादा हो गया। यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने वाला, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी रेवेन्यू कम हो रही है, तो इसका सरकार को काफ़ी पैसा उधार लेना होगा। इससे क्या मतलब होगा, पैसा सरकार को उधार लेना होगा, फिर इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा, जैसे कि अभी दिए। और फिजिकल डेफिसिट में आ जाती है, इसी को कहते हैं फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है हमारी खर्चा ज़्यादा हो रहा है, हमारे रेवेन्यू कम हो रही है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमारा आने वाला फिजिकल डेफिसिट धीरे धीरे 2025 तक का 4% तक हो जाएगी। ये कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट जो है 2025 तक 4% हो जाएगा। 2022 में फिजिकल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है, जितना मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आने वाले एग्जामिनेशन ये सब पूछा जाएगा, ना कि ऊपर के जितना वो सब पूछा जाएगा। ओके, 2022 में क्या फिजिकल डिफिसिट 6.9% बताया गया, और 2023 में क्या होने को उम्मीद है, फिजिकल डिफिसिट 6.4%, थोड़ी बहुत कम। टारगेट है वो भी, बहुत टारगेट वो भी है कि 6.4% कर दें। ओके, लेकिन 4% तक कब करने का, तो 2025 तक करने का उम्मीद है। फिलहाल अगली साल क्या होगी, 6.4%। ओके, ये मैं कुछ आप लोगों के लिए लाई हूँ। राजकोषीय घाटा, जैसे कि अभी मैं बताई हूँ, राजकोषीय घाटा किसको होते हैं, फिजिकल डिफिसिट 6.4% है 2022 से 23 का। 2021-22 में कितना था, 6.9, जो कि मैंने मेंशन कर दिया अभी, इसलिए मैं इसको चार्ट को लाई हूँ आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इसको, है ना। राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है कि जितना मैंने कमाया उससे ज़्यादा मैंने खर्च कर दिया। मैंने 100 रुपये कमाया लेकिन 104 रुपये खर्च हो गई, ये हुआ फिजिकल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा कि अगर मैं जितना कमाना चाहती हूँ, मैं 100 रुपये कमाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कमाना कितना मिला, 95 रुपये मात्र कमाया, 5 रुपये मेरे घाटा हो गई, तो ये हुआ रेवेन्यू डिफिसिट। ओके, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या होती है, तो ये होती है जैसे कि मैं किसी जगह पे निवेश पूंजी दिया, किसी जगह पे निवेश किया, जैसे कि मैंने शेयर मार्केट या किसी जगह पे मैंने किया 1 लाख रुपया, लेकिन मेरे को तुरंत नीचे घट कर मेरे को 50,000 या किसी जगह से नुकसान मिला, तो उससे मेरे को 50,000 मिला, 75,000 मिला। मैंने लगाया कितना, तो 1 लाख रुपया, लेकिन घाटा हो गया मेरा 25,000 रुपया का, तो ये हुआ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये फिजिकल डेफिसिट से जो इंटरेस्ट होता है उसको माइनस कर दिया जाता है। फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो उससे माइनस कर दिया जाता है, उसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। माइनस करके जो निकलता है वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। इसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर आपको लगा दी, रेवेन्यू डिफिसिट किसको कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करते हैं, तब रेवेन्यू डिफिसिट निकलती है। ओके, बजटरी डिफिसिट क्या, टोटल एक्सपेंडिचर करना होगा, टोटल रिसिप्ट होगा, इंक्लूडिंग नेट सेल ऑफ ट्रेजरर बिल्स जो होते हैं। फिर उसके बाद मोनेटाइज डेफिसिट होता है। मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है, इंक्रीज इन नेट आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट। ओके, इंक्रीज इन नेट आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट। फिर फिजिकल डेफिसिट, जैसे मैंने बताया आपको, टोटल एक्सपेंडिचर से इसको घटाना पड़ता है, कितना, तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हुआ, और प्लस रिकवरी ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स एसेस्ड बाय पब्लिक सेक्टर्स, जितना भी जगह से इनको रिकवरी करना, वहाँ से कितना इनको फ़ायदा मिला, वो दोनों को जोड़कर टोटल एक्सपेंडिचर में घटाना पड़ता है, इसलिए फिजिकल डेफिसिट होता है। ओके, इससे पता चलता है कि कितना उनका घाटा मिली है। अगर वो एक्सपेंडिचर किया है 100 रुपया, और उन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है 100 रुपया, ओके, और उनका रेवेन्यू रिसिप्ट क्या क्या मिला है, उन्होंने 104 105 रुपये, उससे टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया तो माइनस में चली जाएगी, और कम हुई तो प्लस में हो गया। प्राइमरी डिफिसिट मैंने बता दी, फिजिकल डिफिसिट से इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होती है इसका फिजिकल डिफिसिट का, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट उसको घटा दिया जाता है। ओके, तब प्राइमरी डिफिसिट निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। ओके, तो ये है, आप जितना सारी वीडियो मैंने वीडियो में बताई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इसे समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ये बिल्कुल निश्चित है। इसलिए प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर समझ में आई हो, और अगर नहीं भी समझ में आई हो, तो प्लीज़ इसको कोशिश करें समझने का। फिर से आप एक बार वीडियो देख लें, दोबारा वीडियो देखें, है ना। तो आप लोग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। और इस चैनल, अगर बजट आप लोगों को, मेरी जो बनाई हुई जो बजट है आसानी भाषा में जो मैं बनाई हूँ, अगर आप लोगों को शेयर करना है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी बजट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो प्लीज़ दोस्तों में भी शेयर करें, और जो नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो को, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स ही डाल रही हूँ।
और ये जो बीच में इकोनॉमिक सर्वे जो बजट आ गई थी, इसके लिए मुझे वीडियो बना के आप लोगों के पास लाना पड़ा ताकि आप लोगों को थोड़ी सी सुविधा मिल सके। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, बस यहाँ तक। थैंक यू।